1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पर जुड़ी हैं। बजट में क्या कुछ खास होगा, लोगों को किस तरह की राहत मिलेगी और कोरोना के बीच पेश हो रहे बजट से किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ टैक्स मंत्रा से आलोक पटनिया जी हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक्स मुकेश जी, जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपने व्यूज को प्रेजेंट करने के लिए। आपका भी शुक्रिया पंजाब केसरी को समय देने के लिए अपना। आलोक जी, क्योंकि कोरोना है, अर्थव्यवस्था जिस तरह से पिछले पूरे साल भर गोते खाती रही, ऐसे में आर्थिक सर्वे कल पेश हो चुका है। क्या माना जाए, पहला सवाल आपसे यही है कि क्या कुछ करने वाली है सरकार लोगों के लिए, क्या हो सकता है वित्त मंत्री के पिटारे में? देखिए मुकेश जी, ये जो बजट है ये थोड़ा सा यूनिक है। मैं बताता हूँ कैसे यूनिक है। एक तो ये कोरोना पेंडेमिक के बैकड्रॉप में ये बजट पेश हो रहा है और जिसमें ग्लोबली दो चीजों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। एक तो ग्लोबली हेल्थ इश्यूज पे और सेकंड है ग्लोबल ग्रोथ। जो ग्लोबल ग्रोथ है वो पूरी तरह से डगमगा गया है, खासकर पूरी दुनिया का। और जी, इंडिया का भी अगर हम हमारी भारत का भी अगर हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में हम माइनस ग्रोथ हो रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है 50-60 सालों के बाद कि इस तरह की नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। उसका कारण यही था कि हमारी कंजम्पशन एकदम कम हो गई थी और हमारी इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। अ, तो अभी फिस्कल डिफिसिट का बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अपने खर्चे बढ़ा नहीं सकती है, बहुत ज्यादा लोन नहीं ले सकती है। उसके बाद इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक अनोखा बजट होगा जहां पे गवर्नमेंट को पता है कि वो उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, क्योंकि उसके जी, टैक्सेस कम हो गए हैं। इवन दो अक्टूबर नवंबर से जीएसटी और एक्साइज के नंबर्स इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं, बट अभी भी टैक्सेस के रेवेन्यू गवर्नमेंट के ओवरऑल कम है। और दूसरी जी, तरफ यह है कि गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं बढ़ा सकती है, और क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत लोगों अपनी अपनी सेविंग को यूज करके लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। हेल्थ इश्यूज है। इंडिया में क्या है कि यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम नहीं है, तो सबको अपना खर्चा खुद देना पड़ता है। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट बजट होगा। और निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही बोला है कि ये ऐसा बजट होगा जो आज तक भारत ने देखा नहीं है। तो हम सब हाँ, बहुत ज्यादा उत्सुक है ये जानने के लिए कि बजट में होगा क्या 1 तारीख को। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि बजट बेहद अनोखा होगा। जब कल वो संसद में बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि 2020 में जिस तरह से कई मिनी बजट पेश किए गए थे, उनकी झलक 2021 में भी देखने को मिलेगी। आपको लगता है कि 2020 में जब मिनी बजट आए थे, तब बाजार का जो मूड था थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था और सेंसेक्स बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। क्या 2021 में इस तरह के बजट से कुछ बूस्टअप मिलेगा बाजार को? मुकेश जी, सो सेंसेक्स अगर आप देखो पिछले 12 महीना में सेंसेक्स जो है वो 25,000 से वापस 40, 45, 46 हजार पे पहुंच गया है। सात पचास हजार हजार पे भी आ टच गया। किया है। 50,000 भी टच किया है। 7,000 पे आ गया था निफ्टी मार्च में, जो अब फिर से जी, 14,800 तक टच हो गया है। तो आई थिंक सेंसेक्स को पूरे के पूरे इकोनॉमी से कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनीज है उस पे ज्यादा डिपेंड करता है, 30-40 कंपनीज पे, क्योंकि वही ड्राइव करती है सेंसेक्स को। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, जो मेरी जी, अपनी राय है वो ये है कि पिछले 3 महीने में एक ड्रास्टिक हॉकी स्टिक इंप्रूवमेंट आया है इंडिया के इकोनॉमी में। अगर आप देखोगे कि अक्टूबर से जैसे ही फेस्टिवल का सीजन शुरू हुआ, कंजम्पशन बढ़ना शुरू हुआ, जब हमें ये लगा कि हमारी मोर्टेलिटी रेट कम है, हमें ये समझ में आया कि लोग बीमार तो पड़ रहे हैं वो उससे ज्यादा ठीक भी हो जा रहे हैं, तो एक डर कम हो गया कोरोना का, अगर आप देखो अक्टूबर नवंबर से, और उसके कारण लोग बाहर निकलने लगे। तो हमारी ग्रोथ वापस आ रही है। मार्केट जो है वो ग्रोथ को प्रोजेक्ट करता है, बट वो पूरा का पूरा डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट और उसका नहीं है, क्योंकि हमारी जो मुकेश जी जो हमारी इकोनॉमी है वो 70% एमएसएमई और स्मॉल बिजनेसेस पे चलती है। और जो स्टॉक मार्केट है वो उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जो छोटे छोटे जी, बिजनेसेस हैं। तो आई थिंक, बट मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि हमारी हॉकी स्टिक ग्रोथ हो रही है। और मैं पढ़ रहा था कि हमारी 11% ग्रोथ प्रोजेक्ट हो रही है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो आई थिंक वो नंबर मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम बिल्ड हो रहा है अब, और गवर्नमेंट के साथ एक मैं तारीफ करना चाहूंगा गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव दिखी पिछले 1 साल में। मतलब जी, बहुत सारे मिनी बजट पेश किए। एमएसएमई के लिए उन्होंने बहुत सारी लोन की सुविधा दी, कम इंटरेस्ट पे सुविधा दी। अगर आप देखो हाउसिंग लोन
जिस रेट पे आज के दिन में हाउसिंग लोन है अराउंड 6.8 6.7 में हाउसिंग लोन मिल जा रहा है, अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी है तो उस रेट पे हाउसिंग लोन मिलता नहीं था कोविड के पहले। तो वो डिमांड भी बढ़ रहा है रियल स्टेट में, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आई जी थिंक ओवरऑल हमारी कंट्री को एक हॉकी स्टिक ग्रोथ मिलेगी। जी 21-22 का बजट है, 1 तारीख को पेश होने वाला है। सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास की नजरें टिकी हैं बजट पे। हर बार वो लोग राहत की उम्मीद लगाते हैं, सरकार करती भी है अपने मुताबिक जितना राहत दे सकती है। आपको क्या लगता है कि कोरोना पैंडेमिक में जिस तरह से लोगों का नुकसान हुआ, आपने भी कहा कि लोगों की सेविंग्स भी खत्म हो चुकी है, ऐसे में क्या इन लोगों के लिए कुछ लगता है आपको राहत हो सकती है, और क्या राहत मिलनी भी चाहिए? एकदम राहत मिलनी चाहिए मुकेश जी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर आपको ग्रोथ बढ़ाना है तो आपको कंजम्पशन बढ़ाना है, अगर आपको कंजम्पशन बढ़ाना है तो आपको मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे देने होंगे जो वो खर्च करे। तो आई जी थिंक जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेसिक लिमिट जो है टैक्सेशन की, जो 2.5 लाख है आज, वो बहुत कम है। उसको कम से कम भी 4 से 4.5 लाख करनी चाहिए, और उससे गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि वो जितनी यहाँ कम कर रही है उतनी वो जीएसटी और दूसरे कंजम्पशन से कमा लेगी। 80D की अगर मैं बात करूं तो 80D 25,000 है आज, जो 50,000 कम से कम होना चाहिए। अगर मैं हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की बात करूं, क्योंकि हाउसिंग लोन में बहुत फोकस है गवर्नमेंट का हाउसिंग पे बहुत फोकस है, खास करके स्मॉल हाउसिंग पे बहुत फोकस है, तो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट और बहुत कुछ कर सकती है। मैं अगर आपसे बात करूं स्टैंडर्ड डिडक्शन का, तो कोविड के लिए 1 या 2 साल के लिए कुछ एक्स्ट्रा सैलरीड क्लास को डिडक्शन मिल सकता है। इनफैक्ट जो बिजनेस क्लास है उनको भी वर्क फ्रॉम होम के लिए जिन्होंने जितने खर्च किए, बिकॉज बहुत बिजनेसेस को पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ा उस समय जब कोविड पे ऐसी प्रॉब्लम थी, तो आई थिंक वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की चीज हो सकती है। एक चीज और हो सकती है कि जी कैपिटल गेन और म्यूचुअल फंड पे जो कैपिटल गेन है और इक्विटी पे जो कैपिटल गेन है, अभी 1 लाख तक एग्जम्पशन है स्टॉक मार्केट पे अगर आप करते हो, उसको मेरे हिसाब से आपको बढ़ा देना चाहिए, और या फिर टैक्स रेट जो 10% है उसको आप कम कर सकते हो। तो मेरे मेरे हिसाब से मोटा मोटी बेसिक एग्जम्पशन बढ़ा सकते हैं, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट वाला बढ़ा सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन कर सकते हैं कुछ कोविड के लिए 2 साल के लिए एटलीस्ट, कि भाई कोविड है तो उसको एक्स्ट्रा कुछ पॉकेट में पैसे मिले, चाहे वो हेल्थ के लिए करे चाहे वो एक्सपेंडिचर के लिए करे। तो ये एक एक कॉमन आदमी के लिए ये सब चीजें जरूरी होगी मेरे हिसाब से। आपने एटीडी की बात की, एटीसी में भी बदलाव की मांग लंबे समय से चलती आ रही है, क्योंकि काफी चीजें एटीसी के अंदर डाल दी गई है। मैं आपको लगता है मैं वो वक्त हाँ, जी मैं वो पॉइंट मिस कर गया। तो एटीसी भी मेरे हिसाब से 1.5 लाख से कम से कम भी 2.5 लाख करना चाहिए अब, क्योंकि 1.5 लाख बहुत छोटा अमाउंट है। 8,000 रुपया महीने एटीसी में एक फैमिली के लिए जहाँ पे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, बहुत कम जी अमाउंट होता है। तो उसको बढ़ाना चाहिए। और मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि जितना आप इनको रिलैक्सेशन दोगे उतना मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, और उतना आप गवर्नमेंट देखो कि इनडायरेक्टली जीएसटी से भी कमा सकती है, क्योंकि आप अगर 80D कर रहे हो या 80C कर रहे हो तो हर इंश्योरेंस पे हर चीज पे जीएसटी है। तो जी अल्टीमेटली लोग कुछ भी करेंगे तो गवर्नमेंट को तो फायदा होगा। जी बैंकिंग सेक्टर पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कोविड के दौरान जिस तरह से बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की हालत खराब हुई है, लोगों को खूब लोन दिया गया, सरकारी स्कीम भी लगातार चलती रही। आपको लगता है कि यहाँ पर भी बूस्टअप की जरूरत है? कहीं बैंक बिल्कुल दिवालियेपन की कगार पर भी आ गए थे इस बीच में? दो बातें चल रही है मुकेश जी अभी बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म के लिए। एक तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि और कैपिटलाइज करे। अभी इन्होंने क्या किया है कि एक तो नंबर ऑफ बैंक्स कम कर दिए हैं, तो जी वो जो टेक ओवर वाला था वो ऑलरेडी प्रोसेस खत्म हो गया है मोरलेस। तो आई थिंक एक तो वो चीज है। दूसरी अभी अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी कैपिटलाइजेशन की। जी इनको बड़े बड़े बैंक्स में कैपिटलाइजेशन करनेंगे। उसके दो उपाय है। एक तो बैंक को और छूट देनी पड़ेगी कि बैंक्स मार्केट से पैसा रेज कर पाए, क्यूआईपी के थ्रू या दूसरे बॉन्ड के थ्रू पैसे रेज कर पाए। जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि हमें बैंक्स में और सुधार लाने की दरकार है प्रोफेशनलिज्म से, और बैंक को रिलैक्सेशन की बैंक जैसे पब्लिक बैंक और बहुत सी सुविधा या बहुत से प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाते हैं जो एक प्राइवेट बैंक बेचता है। तो आई थिंक वो सब चीजों पे भी फोकस करना चाहिए, और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन करना बहुत जरूरी है बैंक्स को। एक खबर ये आ रही है कि इस बार डीएफआई बनाने की भी कुछ योजना चल रही है सरकार की, जिसमें डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तहत करीब 1 लाख करोड़ कैपिटल का प्रावधान रखा जा रहा है। सर, क्या है पूरा प्रोसेस और इससे फायदा किस तरह से होगा सरकार को या फिर आम लोगों को? नहीं, तो इसमें इसमें प्रोसेस ये है मुकेश जी कि एक तो इससे कनेक्टेड एक बात और है कि जितने भी एनपीएस हो रहे थे, तो गवर्नमेंट अब ये बोल रही है कि हम एनपीएस को एक जगह कंसोलिडेट करेंगे। एनपीएस को हम बैंक के बैलेंस शीट से निकाल के एक जगह कंसोलिडेट करेंगे, जिससे एनपीए को वहां पे हम चेज कर पाए।
और बैंक को हम कैपिटलाइज करेंगे अंडर अ प्रोसेस। तो वो प्रोसेस चल रहा है, आई थिंक ये साल में वो हो जाना चाहिए। और इससे बैंक को अगेन फायदा ये होगा कि अभी बैंक को क्या होता है कि जब जब बैंक लोन दे देती है और रिकवर नहीं कर पाती है, तो बैंक का बहुत एफर्ट उसको रिकवर करने में लगता है, और वहां पे बैंक को एक, और इतने बैंक से तो एक गवर्नमेंट के पास भी क्लैरिटी नहीं रहती है कि बैंक के लेवल पे कितने एनपीएस हैं। तो वो जब वो ये प्रोसेस के थ्रू जब कैपिटलाइजेशन हो जाएंगे बैंक के, तो बैंक को बहुत फायदा होगा इससे। आलोक जी, क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को भी कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि ये लोग भी सरकार से टैक्स में छूट की उम्मीद लगा रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार वहां भी कुछ वेव कर सकती है? मुकेश जी, टैक्स की छूट से ज्यादा मेरे को जो लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 70% जीडीपी जो आपकी है वो एमएसएमई और स्मॉल बिजनेसेस से आ रही है, स्टार्टअप से आ रही है। तो आपको जीएसटी में इन्होंने फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा कदम किया है। अब जनवरी के महीने से क्वार्टरली रिटर्न है 5 करोड़ के टर्नओवर तक। तो एक तो वो तो बहुत अच्छी चीज है कि जीएसटी में मंथली रिटर्न नहीं है, बट मेरे हिसाब से इनको कॉम्प्लायंसेस इजी करने होंगे एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए। जैसे कि लेबर कॉम्प्लायंसेस है, उनको इजी करने होंगे। क्या लेबर कॉम्प्लायंसेस हम क्वार्टरली कर सकते हैं? मंथली कॉम्प्लायंसेस बहुत ज्यादा है। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि भारत देश में एक एमएसएमई को 172 कॉम्प्लायंसेस करने पड़ते हैं एक साल में। तो वो नंबर ऑफ कॉम्प्लायंसेस आपको कम करने पड़ेंगे, और पूरा का पूरा फोकस जो है एक तो एमएसएमई पे लगाना पड़ेगा। टैक्स रेट एक चीज है, टैक्स रेट आप कम कर सकते हो, जीएसटी पे कुछ कम कर सकते हो, इनकम टैक्स पे कुछ कर सकते हो, प्रॉफिट लिंक्ड कुछ पॉलिसीज चला सकते हो स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये लोग कर रहे थे, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के यूपी में इन्होंने वो कर रहा था, क्योंकि देवर ट्राइंग की बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो चाइना से हैं वो इंडिया में आ जाए। तो प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव हो सकते हैं, जो कि अगर आपको याद होगा आज से 10 साल 15 साल पहले 10A 10B करके क्लॉज हुआ करता था आईटी सेक्टर में, जिसमें जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है या विप्रोज है या जो भी है, वो शुरू शुरू में उन्होंने टैक्स बेनिफिट एंजॉय किया है। उस तरह का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एमएसएमईज के लिए स्पेसिफिक टर्नओवर बेसिस पे और प्रॉफिट लिंक्ड करना जरूरी है, और कॉम्प्लायंसेस को इजी करना होगा। अभी हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अराउंड 58 पॉइंट पे हैं, प्लेस पे हैं, उसको हम कैसे 30-35 के लेवल पे ले आए, वो कॉम्प्लायंसेस से ही होगा। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है, लोन एमएसएमई के लिए लेना आसान हुआ है पहले से, मैं मानता हूं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम है उसमें 3 करोड़ तक आप लोन, कोलेटरल फ्री लोन एमएसएमई को मिलता है। बट उसकी जानकारी अभी भी बहुत एमएसएमई को नहीं है, तो उसको और कैसे ड्राइव कर सकते हैं मास लेवल पे, ये एमएसएमई के लिए जरूरी है। स्टार्टअप्स के लिए मैं एक स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूं मुकेश जी, कि स्टार्टअप्स में अभी क्या हो रहा है कि फंड रेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और 90% जो फंड रेज स्टार्टअप में हो रहा है, टेक स्टार्टअप में हो रहा है, क्योंकि वो एक रिस्क एसेट्स है, बहुत रिस्की एसेट्स है, इंडिया के बाहर से होता है, और वहां पे आरबीआई और फेमा का कॉम्प्लायंसेस बहुत ज्यादा है। वहां पे गवर्नमेंट अगर कुछ कर सके, कैपिटल गेन को लेके भी कुछ कर सके, और गवर्नमेंट क्या एक अलग स्टार्टअप एसेट क्रिएट कर सके क्या, जिससे कि जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं वो स्टार्टअप को एज ए एसेट देखना शुरू करें। मैं एक प्रोविजन बताता हूं आपको, कैपिटल गेन में एक प्रोविजन है, जहां पे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आपको कैपिटल गेन में कहीं पे कैपिटल गेन आप कमाते हो, घर बेच के या कोई भी एसेट बेच के, वो कैपिटल गेन अगर आप किसी स्टार्टअप में लगाते हो तो आपको वो एग्जम्पशन मिलेगा। बट उसका रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं हुआ है, प्रोविजन तो आया था। आई थिंक वो पूरी की पूरी चीज पे एमएसएमई एसएमई और स्टार्टअप्स पे फोकस, कंप्लायंस इजी करना, लोन इजी करना, और प्रॉफिट लिंक्ड कुछ अगर इंसेंटिव्स दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो बहुत जरूरी होगा। आलोक जी, हमने राहत की बात अभी तक की, हम चाहते हैं कि जो सेक्टर अभी मंदी का शिकार है उन्हें राहत मिलनी भी चाहिए, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो। लेकिन इस बीच जो एक बड़ा सवाल यह है कि रक्षा को लेकर सरकार काफी सीरियस नजर आ रही है, खासतौर पर भारत चीन बॉर्डर पर पिछले कुछ समय से जिस तरह की हरकतें चीन कर रहा है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि डिफेंस के लिए एक बड़ा बजट सरकार को इस बार रखना होगा? डिफेंस के लिए सरकार पहले से ही बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है बजट को लेके। और जो एक चीज जो अच्छी लगी मेरे को इस सरकार की, वो ये लगी कि इन्होंने फोकस किया कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफेंस की बढ़ती जाए। और अगर अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो जहां पे भी आप खरीद रहे हो वहां पे एक प्रोविजन क्रिएट किया जाए कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कुछ कुछ पार्ट्स होने लगे। तो आई थिंक फोकस तो है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जब तक आप इंडिया में और लाना शुरू नहीं करोगे तब तक इंडिया डिपेंडेंट रहेगा। तो आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है। तो ये देखने का बात है। आई थिंक अभी जो लास्ट ईयर मिनी बजट की बात कर रहे थे मोदी सर, जिसमें जिसमें एक डिफेंस में भी उन्होंने एक
एक एफडीआई का प्रोविजन किया था और डिफेंस में भी उन्होंने बहुत हद तक खोल दिया था डिफेंस सेक्टर को। उसमें अब ये देखना होगा कि और मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सके इंडिया में, क्योंकि जब तक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू नहीं होगी तब तक हम बजट कितना ही बढ़ा ले मुकेश जी, हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाएंगे, वो मेक इन बहुत इंडिया जो जरूरी है। हमारी थीम है उस पर जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, सीरियसली नहीं चलेंगे, तब तक आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से उभर नहीं पाएगी। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत जरूरी है। जी। अ, आलोक जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि पूरा बजट पेपरलेस होगा, क्या किस तरह की खबरें आपके पास हैं? देखिए, पेपरलेस तो बहुत हद तक हो भी चुका था पहले, क्योंकि पहले जमाने में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था पेपर, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। गवर्नमेंट कर सकती है पेपरलेस, उसे बहुत ज्यादा, क्योंकि आज के दिन आप देखो, मेरे मेरे को याद आ रहा है, मैं 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। एक टाइम पे हमें 2 दिन वेट करना पड़ता था कि बजट में एक्चुअली फाइन प्रिंट्स है क्या है, वो समझने की बुक आती थी उस समय। आज के दिन में सब कुछ वैसे भी ऑनलाइन है। तो जी। गवर्नमेंट का अच्छा ये प्रोएक्टिवनेस है और एक पहल है। और हम सब वेट कर रहे हैं 1 तारीख की कि ऐसा क्या होगा बजट में जो जो इंडिया को, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत जरूरी है मुकेश जी, कि पिछले अगले 10 साल, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक ऐड करना चाहूंगा कि मेरे को पर्सनली ये लगता है कि पिछले 3 से 4 महीने में जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ने रिवर्स किया है और इम्प्रूवमेंट दिखाया है, और इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि मोर्टेलिटी रेट कम रही है, जिसके कारण क्या है कि एक डर कम हो गया है कोरोना से, और हम फाइट कर रहे हैं और सब अपने अपने जीवन में फिर से वापस लग गए हैं। इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यूरोप और यूएस अभी भी बहुत परेशान है कोरोना से। इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया 10+ ग्रोथ रेट में अगले 5 साल 10 साल कैसे आ सके, उसके लिए एक एक पूरा का पूरा स्केलेटन और एक ढांचा तैयार करना होगा गवर्नमेंट को, और ये बजट वो चीज कर सकती है कि गवर्नमेंट 10+ ग्रोथ रेट से कैसे आगे जाए। हाँ, चलिए, उम्मीद हमारी भी यही है कि देश तरक्की करे, और जो जीडीपी के टारगेट सरकार ने सेट किए हैं, आर्थिक सर्वे जब सीतारमन जी ने पेश किया तब उम्मीद जताई कि देश अब तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि बजट का जो सत्र है 2 भागों में होगा। पहला सत्र 15 फरवरी तक चलेगा और दूसरा 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा। आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आसान शब्दों में समझाया बजट की जरूरतें क्या हैं और बजट से उम्मीदें कितनी हैं। पंजाब केसरी को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हम सब यही आशा करते हैं कि एक ब्लॉकबस्टर बजट हो और हम सबको देश को आगे बढ़ाने का मौका मिले। थैंक यू।